हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, वो क्या होता है। उसका हमने उदाहरण देखा था। संरक्षी बल का उदाहरण हमने क्या देखा था? गुरुत्वाकर्षण बल। हमने देखा था कि जो आपका संरक्षी बल होता है वो सिर्फ वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। किस पद से वो गतिमान हुआ है, किस पद से वो चल रहा है, इसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता। इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग के बीच में हमने रिलेशन देखा। तो हमारा रिलेशन आया था P इक्वल्स टू √2mE या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू या E इक्वल्स टू P²/2। यहाँ पर इन रिलेशन से हमें क्या पता चला, आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन से हमें पहली चीज ये पता चली कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो मास है यानी द्रव्यमान है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका अगर मास यानी द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक। और आपको क्या पता चला, एक और चीज कि अगर हम संवेग की बात करें यानी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m का। और अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन की बात करें तो क्या आया हमारा, P जो है वो √, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी के जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये आपके क्या है, रिलेशंस। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस हमारे आए हैं इनके बेस में हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ है। पहला एक ग्राफ है जिसमें हमने एक्स अक्ष पे द्रव्यमान यानी मास लिया है तथा वाई अक्ष पे आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपका P जो है यानी मोमेंटम आपका इस केस में हमने कांस्टेंट माना है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी और मास के बारे में कहा कि दोनों एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपका मास बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपकी मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे करके क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई जैसे जैसे मास बढ़ता गया। और हमारे पास जो ग्राफ आया वो एक कर्व की फॉर्म में यानी एक वक्र की फॉर्म में हमारे पास आया। नेक्स्ट जो है हमारा जो ग्राफ है, इसमें हमने क्या माना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है यानी गतिज ऊर्जा हमारी नियत है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, यानी हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम और जो मास है इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर जैसे कि दोनों जैसे जैसे आपका मास बढ़ रहा है, संवेग बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों के बीच में रूट का रिलेशन, जिस कारण आपके पास जो यहाँ पे ग्राफ आया है वो कर्व आया है। आप देख सकते हैं बी ग्राफ को, जिसमें हमने एक्स अक्ष में द्रव्यमान और वाई अक्ष में क्या लिया है, संवेग या मोमेंटम लिया है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी नियत है या कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका कर्व कैसा आया है, इस तरीके का, यानी बढ़ता हुआ कर्व। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका मोमेंटम बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद वो कैसा हो गया, थोड़ा सा मुड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट, द्रव्यमान आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर एक्स अक्ष पर आपके पास मोमेंटम है और वाई अक्ष पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एक्स पर क्या है, मोमेंटम, ठीक है, वाई पर काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों के बीच के अगर हम रिलेशन की बात करें, K और P के रिलेशन यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, तो मोमेंटम क्या है, √KE है। ठीक है,
P जो है वो अंडर द रूट के ही है, यानी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और क्या हो रहा है, जो है अंडर द रूट जो है दोनों का रिलेशन है, यानी दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है पर अंडर द रूट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्व है वो कैसा है, आपका बढ़ रहा है, लेकिन वो ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सी कर्व है। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन की। और यहाँ पे एक्स अक्ष में हमने मोमेंटम लिया है और वाई अक्ष में आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और आपका कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना। ठीक है, तो इस तरीके से इन रिलेशंस के माध्यम से हमने क्या किया है, कर्व को बनाया है। आपको इसी तरीके से यहाँ पे इसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है या कार्य ऊर्जा का सिद्धांत। बेसिकली जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु, ठीक है, मान ले आपके पास कोई वस्तु है, इस पे फोर्स लगाया गया, बल लगाया, बल लगाने के कारण ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, अपनी स्थिति से क्या हुआ, ये आगे चला गया, अपनी स्थिति बनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस वस्तु पे कार्य किया गया है ताकि ये एक जगह यानी ए जगह से ए से बी की ओर ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, जो ये कार्य किया गया है ये जो है ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है ये क्या कहता है कि जो कार्य है, ठीक है, किसी भी बॉडी किसी भी वस्तु के द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क done is equals to change in kinetic energy। ठीक है, तो कार्य जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके ये बराबर होता है। According to this principle, work done by net force in displacing a body is the same as change in kinetic energy of the body। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को विस्थापित करने में नेट बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के समान होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यह कहता है कि जब भी किसी वस्तु पे कुछ कार्य किया जाता है तो जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो अब लिखेंगे, मान लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है तथा इस वस्तु को ds दूरी
दूरी तक विस्थापित किया जाता है। जिस कारण साथ साथ लिखते रहेंगे, इसका वेग v हो जाता है। ठीक है, इस वस्तु पर लगाया गया बल F है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक वस्तु ली जिसका द्रव्यमान m है और उसे डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेसमेंट किसके माध्यम से होगा, बल लगाने के कारण। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, ds विस्थापन हुआ, और इसका जो वेग हो गया वो v हो गया। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें कार्य की, तो आप लिखेंगे वस्तु पर किया गया कार्य तो हम यहाँ पे स्मॉल वर्क लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल वर्क यानी जो कम कार्य किया गया है, जो कि आपका क्या है, dw होगा आपका बराबर F डॉट v s के। आप जानते हैं यह इसका फॉर्मूला है। अब F की बात करें, फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करते हैं, F यानी बल, फोर्स। F बराबर होता है आपका ma, या आप इसे लिख सकते हैं m इंटू dv बाय dt। ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। F की वैल्यू 2 से 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर क्या होता है, आपका हो जाएगा dw इक्वल्स टू F की जगह m dv अपॉन dt इंटू ds। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी dw इक्वल्स टू m dv dt इंटू ds। ठीक है, इतना आप नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम dv की जगह ds को रख देंगे, यानी ds अपॉन dt कर देंगे और dv को एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा dw, आप लिखेंगे dw इक्वल्स टू f ds अपॉन dt इंटू dv। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt यानी क्या कहा गया है आपके पास, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला। तो आप क्या जानते हैं, सिंस v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सो dw इक्वल्स टू f, इसकी जगह v लिखेंगे dv। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्य आया है, कम जो थोड़ा कार्य हुआ है वो बराबर आया है FV dV। अब यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास कुल वर्क आ जाए, कुल कितना कार्य किया गया है। और यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक वेग जो है वो u है और अंतिम वेग v है। ठीक है,
तो आप लिखेंगे, मान लें कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है। तो हमारा जो टोटल वर्क होगा, कुल कार्य, तो हमारा हो जाएगा कुल कार्य, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कुल कार्य के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3, हमें क्या मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है हमें, इंटीग्रेटिंग dw इक्वल्स टू एफ वी डीवी, इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो u2v होगा, ये dw है, ठीक है, कार्य जो है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन w हो जाएगा। अब कुल कार्य की आपका निकलेगा, कुल कार्य इक्वल्स टू w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u2v एफ वी डीवी, ठीक है, एफ वी डीवी। तो आपके पास जाएगा w इक्वल्स टू f आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन u2v v dv। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो w इक्वल्स टू f, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है आपका, x पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 n+1 होता है, अगर n पावर है तो n+1 अपॉन आपका n+1, ठीक है। ये होता है, प्लस कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिर्फ v पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट्स लगा देंगे u2v, ठीक है। ये आपकी क्या है फॉर्मूला, ध्यान रखना है आपको किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट w इक्वल्स टू f, v पावर कितनी है 2/2, लिमिट u2v, हाफ को बाहर निकाल दें तो आपके पास जाएगा w इक्वल्स टू f इंटू 1/2, यहाँ पे ये आपका m है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है m है, यहाँ पे आपका m है, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये आपका m है, एम वी डी वी, ये m है, यहाँ पे m आएगा m m, ठीक है, हाफ बाहर आ जाएगा, m होगा, ठीक है, अंदर बचेगा v² - u का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा छूट गया था, यहाँ पे आपका m था, ठीक है, f लिख दिया था मैंने, तो ये आपका m है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, तो आगे w इक्वल्स टू हाफ m v² - u², ठीक है। तो आ जाएगा आपका, ठीक है, w इक्वल्स टू हाफ m v² - u², इसको आप अलग अलग लिख दें, w इक्वल्स टू हाफ m v² - हाफ m u² आप लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, प्रारंभिक
गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, KI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12mU² है। और अंतिम गतिज ऊर्जा को आप KF से रिप्रेजेंट करते हैं, 12mV² होता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी W = KF - KI। यानी कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में बदलाव। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में बदलाव। ठीक है, तो यहां से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपका प्रूफ हो गया है। इस तरीके से आपको इसे करना। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो स्थिति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्थिति पर यानी पोजीशन पर, और कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ बेसिकली वस्तु की पोजीशन यानी उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर वो है, उसका आकार क्या है, उसका विन्यास क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके ऊपर ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई वस्तु जो है उसको आप हाइट में रख रहे हैं, किसी ऊंचाई पर लेके जाते हैं। तो जो वस्तु हाइट पर है, इस पे क्या होगी आपकी, कौन सी ऊर्जा होगी आपकी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और बेसिकली यहाँ पे इसके पास कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी स्थितिज ऊर्जा है, जैसे कि अगर हम किसी स्प्रिंग की बात करें, आप स्प्रिंग को क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, या उसको क्या करते हो? दबाते हो। तो क्या होता है? उसके आकार में चेंज आ जाता है। उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो किसके ऊपर निर्भर करी है? स्थिति और विन्यास, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The potential energy of a body refers to the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का तात्पर्य किसी क्षेत्र में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर पिंड के पास मौजूद ऊर्जा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि हम किसी वस्तु को छत पे लेके जाते हैं, तो उसपे जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को हम खींचते हैं। ठीक है, खींचने के कारण क्या हो जाता है? वो खिंच जाता है। मान लीजिए स्प्रिंग ऐसा था, खींचा हमने उसे, वो कैसा हो गया? ऐसे खींचा तो उसका शेप कैसा हो गया? इसका आकार इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पे स्प्रिंग पे कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपका रबर बैंड होता है, रबर बैंड को आप खींचते हो, तो रबर बैंड में भी जब वो खिंचाव आ जाता है तो उसपे कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। Thus, potential energy is the energy that can be associated with the configuration or arrangement of a system of object that exerts forces on one another. तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा है
जो कि कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी वस्तु का अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर निर्भर करती है, यानी उसके जो सिस्टम है उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है उसके ऊपर भी यह निर्भर करती है। ऑब्वियसली इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस देन द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, विन्यास में बदलाव आते हैं, तो विन्यास में बदलाव के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में भी बदलाव। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण हमने अभी रबर बैंड से समझा, या हम कह सकते हैं कि हमने एक स्प्रिंग से समझा। ये आपकी स्प्रिंग है, आपने देखा होगा जब आप इसे खींचते हो तो ये ऐसे 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 हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, बल के कारण इसका जो विन्यास है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें बदलाव आ गया, इसमें क्या आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, बदलाव आ गए। ठीक है, तो एक स्थिति यानी पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है आपका स्थितिज ऊर्जा, दूसरा विन्यास यानी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, किस तरीके से सिस्टम बना है। ठीक है, इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं की एक प्रणाली के विन्यास या व्यवस्था से जुड़ी हो सकती है, जो एक दूसरे पर बल लगाती है। जाहिर है अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बदल रही है। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, आकार कैसा था, फिर खींच के कैसा हो गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा के कारण आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका किसी भी वस्तु पे स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के टाइप्स। ठीक है, तो क्या है, टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है, या वह पोटेंशियल एनर्जी है, वह स्थितिज ऊर्जा है जो वस्तु की पृथ्वी की सतह से स्थिति के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो है इंटरफेरेंस होता है, या हम ये कहें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तब जो है वो तब उत्पन्न होती है जब हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, ग्राउंड पे है, फिर आप क्या करते हैं, आप जो है अपने घरों की छतों पे जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे कोई वस्तु लेके चले जाते हैं। मान लीजिए पहले आपने वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी, उसे उठाया और आप छत पे चले गए। अब इस स्थिति पे क्या हुआ, वस्तु जो है वो ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से मान लीजिए h ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर इसे कुछ ऊंचाई पर ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे जो इस पे ऊर्जा होगी, इस वस्तु पे ऊर्जा होगी, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, या स्थितिज वह ऊर्जा है जो कि वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी कितना ऊंचा रखा है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करती है। बेसिकली यहाँ पे हम स्थिति की बात, पोजीशन स्थिति की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो gravitational potential energy of a body refers to the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth। यानी किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह से ऊपर अपनी स्थिति के आधार पर पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा को संदर्भित करता है। तो आपकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, कि पृथ्वी की सतह के ऊपर आपकी स्थिति क्या है, या वस्तु की स्थिति क्या है, उसके ऊपर यह निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना है कि ये जो है स्थिति के ऊपर निर्भर है, आप इसे नोट करें।
अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, ये पृथ्वी की सतह है, वस्तु यहाँ पे रखी गई। अब इसे क्या किया गया, उठाया गया और इस स्थिति पे ले जाया गया, यानी ये स्थिति बी थी, अब ए पे हम लेके गए और यहाँ पे जब हम इसे लेके गए, ठीक है, ए स्थिति तक पहुंचाया हमने, तो यहाँ पे जो आपका विस्थापन आया है वो एच आया। ऑब्वियस सी बात है, हमने वस्तु को नीचे से ऊपर लेके गए हैं तो हमने कुछ बल यहाँ पे लगाया है, कुछ फोर्स यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मान लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। यह वस्तु पृथ्वी की सतह पर यानी बी बिंदु पर स्थिति बी बिंदु पर स्थित है, ठीक है, बी बिंदु पर स्थित है। इसको बी स्थिति से ए स्थिति पे ले जाया जाता है, यह कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है। अब इस केस में अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहां पर बल कितना है, F, विस्थापन हम मान लेते हैं इंटू H है। अब यहाँ पे अगर हम बल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो यहाँ पे बल जो होगा वो बल का फॉर्मूला होगा mg, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो उस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो आपका गुरुत्वीय त्वरण आप यहाँ पे लेंगे, तो ये F बराबर हो जाएगा mg। तो यानी आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा mgh। और यही जो कार्य किया गया है यही क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, mgh, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पर जो हमने कार्य की बात की गई है वो कार्य कब हुआ,
जब हमने इस पे बल लगाया, ठीक है। तो जो आपका कार्य बल के कारण, बल लगाने के कारण हो रहा है वो कितना है आपका mgh। लिखेंगे आप वर्क डन ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइड फोर्स, वो क्या हो जाएगा आपका mgh, यानी लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य mgh। और एक कार्य कौन करेगा, जो हमने कार्य किया है इसके विरुद्ध कौन कार्य करेगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो जाएगा आपका माइनस mgh, ठीक है। इसके अगेंस्ट कार्य करेगा तो mgh नेगेटिव में, ठीक है। तो आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य माइनस mgh, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है वो mgh है, और जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य हो रहा है वो नेगेटिव में mgh, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और मोमेंटम के बीच में क्या संबंध है ये जाना। इसके साथ साथ हमने आपके जो स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये जाना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना, इसका फॉर्मूला ड्राइव किया, साथ ही साथ वर्क एनर्जी थ्योरम को भी देखा, उसको डिराइव किया हमने। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इन सबको लिख लिख के रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।